अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी, इसोफेगस और फेरिंग्स के सवालात किस तरह से डायग्नोस करने हैं जब ईएनटी में आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, जिसके अंदर बर्निंग सेंसेशन होती है थ्रॉट के अंदर। डिस्फेजिया होता है, ट्रिस्मस है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात होगी ना सवालों में, वो पान, अल्कोहल और ट्रिस्मस मौजूद होता है। वाइटिश ओरल म्यूकोजल पैच मौजूद होता है और डेंटल हाइजीन उसकी ख़राब होती है। अगर हॉस्टल की हिस्ट्री है, स्ट्रेस है, एग्ज़ाम है अगले दिन, तो एफ्थस अल्सर का सिनेरियो होता है स्ट्रेट अवे। अगर मिस इनर्वेशन हो गई है, मतलब मेस्टिकेशन पर स्वेटिंग हो रही है, तो फ्रायर सिंड्रोम का है। ठीक है। प्लमर बेंसन सिंड्रोम के अंदर आयरन डेफिशिएंसी के सारे साइन सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। और प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया मौजूद होता है। जो सीए टंग होता है उसमें वेंट्रल एस्पेक्ट या लेटरल बॉर्डर, मिडल ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग पर होता है, पेनलेस होता है। यही मेन चीज़ है जिससे डायग्नोस हो जाता है। जेंकर डाइवर्टिकुलम बेसिकली फेरिंग्स के अंदर आ जाता है, उसे नीचे देखते हैं। अच्छा, फेरिंग्स फेरिंग्स के अंदर सबसे पहले अगर तो रात को मुंह खोल के बच्चा सो रहा है, नीजल ऑब्स्ट्रक्शन है, वॉइस के अंदर रेजोनेंस और पोस्ट नीजल कटार मौजूद है, तो इट इज़ एडिनोइड्स का सवाल। उसके बाद नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा अगर देखें तो मेल होता है, 10 से 20 साल के दरमियान होता है। रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। बाकी कुछ सवालों में उन्होंने आपको बताया होगा कि मैस मौजूद है, लोबेलेटेड पिंक और रेड। नेजोफेरिंग्स के अंदर ब्लीड टू टच, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन डिपेंडेंट होता है, ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट के अंदर फिर हम आपने वो भी लिखना है कि हार्मोनल थेरेपी भी हम दे रहे होते हैं। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के अंदर सोर थ्रॉट की हिस्ट्री होती है और इसके अंदर डिफ़िकल्टी होती है स्वेलविंग के अंदर, और इसके जो मेम्ब्रेन होती है टॉन्सिल के ऊपर, वो वाइप कर सकते हैं हम। ठीक है। और जो फॉशल डिप्थीरिया होता है उसके अंदर डल मेम्ब्रेन होती है टॉन्सिल पर, और जो कि सिर्फ टॉन्सिल तक महदूद नहीं होती, उससे आगे सॉफ्ट पैलेट तक एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ टॉन्सिल्स पर मेम्ब्रेन वहीं तक होती है सिर्फ। ठीक है। और इसमें जो मेन मसला होता है ना, वो स्वेलविंग का नहीं होता, वो ब्रीदिंग के साथ मसला आ रहा होता है, क्योंकि ये लेरिंग्स को इन्वॉल्व करता है। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस कब हो जाता है? जब एक्यूट के बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हों। ठीक है। यही बताया होता है आपको, उन्होंने सवाल में बताया होगा कि उसको सोर थ्रॉट है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस था, बार बार हो रहा था, तो आपने कहना है कि ओके, अब हमारा डायग्नोसिस क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है। उसके बाद क्विंसी। क्विंसी के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चा जो होता है 10 साल से बड़ा होता है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन में डेवलप हो रहा होता है, तो आपको ये चीज़ें वहाँ देखने को मिल सकती हैं कि भाई पहले ये हो रहा था तो अब ये हो गया है। फीवरिश होता है, पेन ज़्यादा होती है स्वेलविंग पर। सलाइवा भी जब वो अंदर लेके जाता है तब भी पेन होती है, तो रूलिंग ऑफ सलाइवा इसकी वजह से वहाँ मौजूद होती है। स्वेलिंग और एडीमा मौजूद होता है ओरल कैविटी का, और इसके अलावा लोकलाइज पस होती है टॉन्सिल की। ट्रिस्मस है, पस होती है टॉन्सिल पर जो कि यूवुला को पुश कर रही होती है एक साइड पर। और डाइनोफेजिया और टॉर्टिकॉलिस मौजूद होता है। इप्सिलेटरल ईयर एक मौजूद होती है। मफल्ड हॉट पोटैटो वॉइस होती है। और इसके अंदर फर्दर अगर फ्लक्चुएटिंग नेक स्वेलिंग है तो उसकी वजह से पैराफ्रेंजियल एब्सेस बनी होती है। अब आपने क्विंसी को कन्फ्यूजन होती है क्विंसी की विद एक्यूट एपिग्लोटाइटिस आपने नहीं करना, क्योंकि दोनों के अंदर ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा आ रहा है, फीवरिश भी है। और लेकिन ये जो ईयर है, मतलब जो है एज ग्रुप से तो आपने देखना है। ठीक है। तो आपको समझ लग जाएगी कि सवाल में पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, फीवर हो, ट्रिस्मस हो, ओडाइनोफेजिया हो, डेंटल केरीज या एक्सट्रैक्शन की हिस्ट्री हो, और स्वेलिंग हो बिहाइंड द एंगल ऑफ जॉ, तो ये बेसिकली पैराफ्रेंजियल एब्सेस बन जाती है। लुडविग एंजाइना के अंदर डेंटल केरीज की हिस्ट्री होती है। सब मेंटल या सब मेंटिबुलर स्पेस के अंदर स्वेलिंग होती है। ये दो मेन फीचर बताए होते हैं। इसके अलावा ओडाइनोफेजिया या सब मैंडिबुलर जो स्वेलिंग होती है वो इस तरह की होती है कि वुडी फील आ रही होती है उससे। इसके अलावा टिश्यू का सेलुलाइटिस मौजूद हो सकता है। ठीक है। जेंकर डायबिटिकुलम अगर देखें तो इसके अंदर रिगर्जिटेशन होती है अनडाइजेस्टेड फूड की, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है जो कि आई डोंट थिंक सो कि इसका डायग्नोसिस किसी पास पेपर के यूक्यू के सवाल मतलब उसमें आया हुआ है एज सच, वैसे शायद कुछ ना कुछ पूछा हो। नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ों के मसले हो रहे होते हैं। इसमें मसला ज़्यादातर डायग्नोस करते हुए ये आ रहा होता है कि पता नहीं लग रहा होता सिनेरियो किसका है, क्योंकि इसमें मतलब नेम एनीथिंग और उसके सिम्टम्स हैं। जैसे कि नेज़ल सिम्टम्स, इसके अंदर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है, एपिस्टेक्सिस है, नेज़ल डिस्चार्ज है। जब वो ये वाले आप सिम्टम पढ़ते हैं आप सोचते हैं कि क्या नोज़ का सिनेरियो है। फिर उसके बाद कंडक्टिव डेफनेस है, टेनाइटिस है, डिजीनेस है। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई पेशेंट आ रहा है प्रोप्टोसिस की वजह से, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है प्रोप्टोसिस। तो आपको समझ नहीं आता कि आई है, ईयर है, नोज़ है, और बाकी थ्रॉट के ऐसे जिसके अंदर कोई सिम्टम नहीं होता। इसमें बस ये होता है कि सर्वाइकल नोडल एनलार्जमेंट, वो आपको कह सकते हैं कि वो पैल्पेबल है। ठीक है। तो बेसिकली जिसके अंदर इतना कुछ इन्वॉल्व हुआ हो ना, वो फिर नेज़ोफेरेंजियल कैंसर का सिनेरियो है।